नमस्कार। बहुत साल पहले की बात है। मेरे बच्चे बहुत छोटे थे उस वक्त। तो मेरी बड़ी बेटी जो मुश्किल से उस वक्त 5 साल की रही होगी, वो और मैं मिलकर हम टेलीविज़न देख रहे थे। कोई ब्लैक एंड वाइट फिल्म आ रही थी, शायद अनाड़ी या पता नहीं इस तरह की कोई फिल्म थी, ब्लैक एंड वाइट थी। तो मेरी बेटी ने बड़े भोलेपन से मुझसे पूछा कि पापा, क्या लाइफ पहले ब्लैक एंड वाइट हुआ करती थी? मैंने सोचा, मैंने कहा वो तो पूरी ज़िंदगी रंगीन देखती है, पेड़ों के पत्ते हरे हैं, आसमान नीला है, तरह तरह के रंग हैं, फूल हैं, तरह तरह की वो यहाँ तो बहार है रंगों की। तो अब उसने क्योंकि ब्लैक एंड वाइट फिल्म देख ली है तो शायद उसे लगा कि पहले ज़िंदगी भी ब्लैक एंड वाइट होती होगी, असली ज़िंदगी। फिर मेरे दिमाग में आया, अगर यही बात है, बच्चे इतने भोले होते हैं, कच्चे दिमाग के होते हैं, तो ये जब कैलेंडर देखेगी, धार्मिक कैलेंडर, ये तो मानना शुरू कर देगी कि 10-10 भुजाओं वाले देवी देवता भी पहले हुआ करते होंगे। अमृत मंथन भी हुआ होगा जिसमें सांप को लेकर और पत्थर को घुमाया होगा। ये तो मान जाएगी कि मतलब जो राक्षस भी होते होंगे जिनके 2 आगे के दांत ऐसे होते होंगे, असुर और राक्षस, देवी देवता, ये तो सब कुछ मान जाएगी। मेरे दिमाग में ख्याल आया कि अगर यही सब कुछ स्कूलों में भी पढ़ाना शुरू कर दिया जाए तो कोई वजह नहीं है कि सारे बच्चे इस बात को ना माने कि पहले ज़िंदगी ऐसी होती थी। रोमियो, मजनू, ये बहुत ही बदमाश किस्म के लोग थे, लड़कियों को छेड़ते थे, मॉलेस्टर्स थे, इनसे समाज को ख़तरा था, ये विलेन थे, खलनायक थे। सारे बच्चे मानना शुरू कर देंगे। मैं रोमियो का जिक्र लेकर इसलिए आया हूँ क्योंकि आजकल एंटी रोमियो स्क्वाड्स चल रहे हैं, जिसकी वजह बताई जा रही है कि हम ईव टीजिंग को, लड़कियों के साथ छेड़ाखानी को रोकना चाहते हैं। तो भाई रोमियो का नाम क्यों ला रहे हो? रोमियो तो किसी जूलियट को उसने छेड़ा नहीं था, मजनू ने भी नहीं छेड़ा था किसी लैला को। उसके अलावा श्री फरहाद, हीर रांझा, आप मध्य भारत में आ जाइए, लोरिक चंदा, ये तो सारी हमारी फोक लोर, हमारी कहानियाँ भरी पड़ी हैं लोगों से जिन्होंने प्यार किया, मोहब्बत की। अब उनको विलेन बना देना, ऐसा क्यों हो रहा है? एंटी रोमियो स्क्वाड, अगर छेड़छाड़ी रोकना मकसद है तो रोमियो का नाम क्यों लाया गया बीच में? वैसे मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि एक पुलिस स्टेशन, यूपी में एक पुलिस स्टेशन के जुरिस्डिक्शन में 2 से 3 एंटी रोमियो स्क्वाड तैनात किए जा सकते हैं। हर एंटी रोमियो स्क्वाड में 2 पुलिसमैन होंगे, ज़्यादातर एक पुरुष और एक महिला। उसके बाद कितनी टीम्स तैनात की जाएंगी ये निर्भर करेगा, मुनसर करेगा कि उस इलाके में कितने स्कूल या कॉलेजेस हैं। तो वो स्कूलों और कॉलेजों के इर्द गिर्द घूमेंगे, कभी यूनिफॉर्म में, कभी सादी वर्दी में, और वो देखेंगे कि कोई कहीं किसी को छेड़ाखानी तो नहीं कर रहा, तंग तो नहीं कर रहा, परेशान तो नहीं कर रहा। हर टीम में कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल, एएसआई और एसआई भी हो सकते हैं। 2 लोगों की टीम हो, 3 की भी हो सकती है, ठीक है। और अगर कोई ऐसा दिखे शख्स जो छेड़ाखानी कर रहा हो तो उसको सिर्फ चेतावनी देकर भी छोड़ा जा सकता है, और अगर मामला गंभीर हो तो उस पर चार्जेस भी लगाए जा सकते हैं। ये तो वो मकसद है एंटी रोमियो स्क्वाड का जो कहा गया है। क्या सिर्फ यही मकसद है? एंटी रोमियो क्यों? हमारा घर है यहाँ पे आसपास। सर हमारा तो यही है, घर सामने, हम दिखाओगे सर, आ जाओ। एक पाठक और दर्शक अजय यादव ने हमें बहुत ही दिलचस्प किस्म का विश्लेषण, एनालिसिस भेजा है एंटी रोमियो स्क्वाड को लेकर। उनका ये मानना है कि इसका असली मकसद जो है वो ये है कि अंतरजातीय विवाह ना हो, इंटरकास्ट मैरिजेस ना हो। क्योंकि कास्ट, जाति, बहुत जो हमारे यहाँ की वर्ण व्यवस्था भी रही है, जाति व्यवस्था भी बड़ी रिजिड, बड़ी सख्त रही है। इसमें नीची जाति वाले लोग जो होते हैं उनके लिए ऊपर आना बहुत मुश्किल रहा है हज़ारों सालों से। तो जो सवर्ण हैं या ऊंची जाति के हैं वो नहीं चाहते कि नीचे से लोग ऊपर आएँ, और ये ऐसे ही संबंधों में मुमकिन है, संभव है कि अलग अलग जातियों के लोग आपस में मिलें, दोस्ती बने उनकी, फिर वो फैसला करें कि हाँ हम इकट्ठे रहेंगे सारी उम्र। इससे जाति व्यवस्था पर धक्का लगता है।
और ये लोग नहीं चाहते कि जाति व्यवस्था टूटे, ये चाहते हैं कि हज़ारों साल पुरानी वही व्यवस्था चलती रहे, ऊंची जातियों का जो वर्चस्व है, जो उनका दबदबा है, वो बना रहे, शासन सत्ता सब कुछ उनके हाथों में रहे। पहले ये बड़ी आम सी बात हुआ करती थी कि किसी मुस्लिम लड़के ने हिंदू लड़की से शादी कर ली या मुस्लिम लड़की ने हिंदू लड़के से शादी कर ली। ऐसे हमारे बहुत से दोस्त हैं। उस पर तो अब लगभग ताला सा लग चुका है। अब इंटरकास्ट मैरिजेस पर भी एंटी रोमियो स्क्वाड का मुलम्मा चढ़ाकर, वेनियर चढ़ाकर, स्मोक स्क्रीन बनाकर असली मकसद शायद ये भी हो सकता है। ज़रा सोचिए। कुछ दिन पहले हमने आपसे सुझाव मांगे थे और कहा था कि आप हमें अपने सुझाव भेजते रहिए कि किन विषयों पर हम आपसे बात करें, क्योंकि ये कार्यक्रम जन की बात है, जन गण मन की बात है। आपके बहुत से सुझाव आ रहे हैं, बहुत से विषय आपने सजेस्ट किए हैं और आपकी ख्वाहिश ये है कि जो मुश्किल लगता है, जो दुरूह लगता है, उसको आसान तरीके से समझाया जाए। GST, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, एक ऐसा ही विषय है जिसके बारे में आपने कहा है कि हम बताएं कि GST क्या है, इसके मानी क्या है और इसके इम्प्लिकेशंस क्या हैं। तो जो हमें समझ में आता है हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। सरकार चाहती है कि 1 जुलाई से गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स GST लागू कर दिया जाए, बजाय तरह तरह के टैक्सेस के जो आज के दिन लगे हुए हैं। एक सिंगल टैक्स, एक टैक्स लागू किया जाए जिसको GST बोला जाएगा, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। दूसरा ये है प्रोविज़न जो है कि उसमें ये है कि बहुत राज्यों को हो सकता है इसमें नुकसान भी हो, कुछ को फ़ायदा भी हो। तो इसी बिल में ऐसे प्रावधान हैं, प्रोविजंस हैं कि सेंटर और स्टेट मिलकर जो टैक्सेस आते हैं उनको शेयर कर सके, उनको साझा कर सके। तीसरा ये है इस बिल में कि जो केंद्र सरकार है वो भी अपनी तरफ से राज्यों में टैक्स लगा भी पाएगी और कलेक्ट भी कर पाएगी। एक GST काउंसिल भी बनाई गई जिसने अपनी 12वीं मीटिंग में ये कहा कि सबसे ऊपर का जो टैक्स है वो 40% हो, लेकिन ज़रूरी नहीं कि 40% टैक्स लगाया जाएगा। ये 40% इसलिए रखा गया है कि अगर आने वाले सालों में टैक्स को बढ़ाना है तो संसद के पास जाने की ज़रूरत ना पड़े। दूसरी बात, जो छोटे छोटे व्यवसायी हैं, छोटे छोटे उद्यमी हैं, जिनके छोटे छोटे बिजनेसेस हैं, उन पर 1% से ज़्यादा टैक्स नहीं लगेगा। ई कंपनियां जो हैं, ई कॉमर्स जो करती है, नेट पर करती हैं, अभी तक वो टैक्स के दायरे से बाहर हैं, उनसे भी टैक्स लिया जाएगा, उनको टैक्स के नेट में लाया जाएगा। अब यहाँ पर पुलिसिया राज भी आता है। जो टैक्स कमिश्नर्स हैं उनको ये अधिकार दिए गए हैं बिल्कुल वैसे ही जैसे इनकम टैक्स के अधिकार दिए गए हैं ऑफिसर्स को मनी बिल में, कि वो गिरफ्तारी और प्रॉपर्टी, जो जायदाद है, संपत्ति है, उसको जब्त कर सकते हैं। ये ताकत उनके पास होगी अगर कोई टैक्स नहीं देता तो। अब यही बात मनी बिल के बारे में कही गई कि इस तरह की पावर्स दे दी गई हैं कि कोई भी इनकम टैक्स ऑफिसर अगर चाहे तो आपके घर में आ सकता है, आपके बिज़नेस में जा सकता है, आपके दफ्तर में जा सकता है, आपका कोई अगर गाड़ी है, कार है, कोई और वाहन है उसमें जा सकता है, उसकी तलाशी ले सकता है। चाबियां ना होने की स्थिति में कोई भी अलमारी तोड़ सकता है, ट्रंक तोड़ सकता है। बिल्कुल इसी तरह GST में इस तरह का प्रोविज़न है कि अरेस्ट एंड सीजर ऑफ एसेट्स, जो टैक्स नहीं देगा GST, उसकी गिरफ्तारी और उसकी संपत्ति, उसकी जायदाद जब्त कर ली जाएगी। एक बार संसद जब पास कर देगी GST बिल को तो उसके बाद फिर ये जिम्मेदारी राज्य सरकारों की होगी कि वो अपने अपने राज्यों में अपने अपने GST बिल पास करें। आइए थोड़ा और समझते हैं कि GST का मतलब क्या है। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स जो लोकसभा में पास हुआ है, ये एक बहुत बड़ा टैक्स रिफॉर्म है और ये कई और देशों ने दुनिया में इसको लागू किया है। एक अच्छा आइडिया है जो कि पूरे हिंदुस्तान की जो 29 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज, 2-3 यूनियन टेरिटरीज को एक मार्केट बनाने, एक सिंगल मार्केट में जोड़ने की जो कोशिश है एक टैक्स के ज़रिए। तो इससे ये होगा कि सारे स्टेट्स में सारे जो गुड्स होंगे वो उन पे एक ही टैक्स लगेगा और इसमें कई रेट्स हैं। जैसे कोई खाने के सामान में बिल्कुल ज़ीरो रेटिंग होगा टैक्स, और जो बहुत ही मतलब लग्जरी आइटम्स है उस पर ज़्यादा टैक्स लगेगा, 35-40% तक लग सकता है। और 18% ये एक रेवेन्यू न्यूट्रल रेट के तौर पे माना जा रहा है। तो 0, 5, 12, 18, 28 और उसके ऊपर सेस लगेगा जो लग्जरी आइटम्स है। मगर इस टैक्स को लागू करना, उसका इम्प्लीमेंटेशन बहुत
ही ज़रूरी है, और उसका स्मूथ इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ तो इकॉनमी में, अर्थव्यवस्था में कुछ मीडियम टर्म में डिसरप्शंस आ सकती हैं। जीडीपी बढ़ने के बजाय गिर भी सकता है, इन्फ्लेशन भी बढ़ सकता है। तो ये सब इम्प्लीमेंटेशन बहुत ज़रूरी है। और एक बात जो हिंदुस्तान के जीएसटी से जो जुड़ा हुआ एक रिस्क ये है कि ये जीएसटी एक फुल जीएसटी नहीं है, क्योंकि इसमें 3 बड़े बड़े जो उद्योग सेक्टर्स हैं, जैसे पेट्रोलियम सेक्टर को बाहर रखा गया है और रियल एस्टेट सेक्टर को बाहर रखा गया है, जिसमें ब्लैक मनी जनरेट होता है। रियल एस्टेट सेक्टर सब मानते हैं कि सबसे ज़्यादा ब्लैक मनी यहाँ से जनरेट होता है। तो अगर जीएसटी का एक मकसद ये था कि टैक्स को सिंप्लीफाई करके बिजनेसेस को आप सिंपल एक टैक्स सिस्टम दें, और वो आपने इससे काले धन पे को भी प्रहार किया जाए, तो मुझे लगता है कि रियल एस्टेट को बाहर रख के, और वो जो मकसद है वो उसमें आगे जाके किस तरह पूरा होगा, ये मेरी समझ से बाहर है। मगर एक ओवरऑल एक रिफॉर्म के तौर पे इसको वेलकम करना चाहिए। हम सिर्फ इतनी उम्मीद करते हैं कि जिस बुद्धि, जिस अक्ल और काबिलियत से नोटबंदी को लागू किया गया, उसी अक्ल और उसी काबिलियत से जीएसटी को लागू ना किया जाए। वाकई अगर जीएसटी को कामयाब बनाना है तो उसमें नागरिक को सशक्त बनाना होगा, उसकी एम्पावरमेंट करनी होगी, ताकि वो नियमों से भागने के बजाय, कतराने के बजाय, इधर उधर का रास्ता ढूंढने के बजाय उसको लगे कि हाँ ठीक है, ये रीज़नेबल है, ये मैं कर सकता हूँ, और वो सहयोग दे अपना। नमस्कार।